वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का एचबीएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राज और मैं आप लोग के सामने आज का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जितने भी न्यूज़ सुर्खियां में रही हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे न्यूज़ को पहले देखेंगे। उसके बाद सारे प्रश्नों को डिस्कशन भी करेंगे और उसके बाद से और भी प्रश्न जो उस प्रश्न से संबंधित होंगे वो सारे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर हमारे न्यू जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं ये जो आइकन का साइन है ना उसको प्रेस कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम किस किस चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो होंगे आज के कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ होंगे, कुछ नेशनल न्यूज़ होंगे, कुछ ऑब्वियसली से क्वेश्चन होंगे, जो प्रमुख निधन होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, फिर इंपॉर्टेंट एमओयू होगा, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, इंपॉर्टेंट डेट होगा और एप्स एंड पोर्टल। तो ये आज का टॉपिक है, मतलब टॉपिक कह लीजिए या फिर सेक्शन कह लीजिए, ये सब सेक्शन है और इस पे आज संबंधित इससे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियों को। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड कौन सा देश बना है? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश। ठीक है, अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। हाल ही में विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो 15 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देख लेना है। इसके बारे में और भी जो डेट है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, वो सारे डेट को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है। स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है। ये एवर गिवन शिप को जब्त किया गया है मिस्र के द्वारा। ठीक है, ये स्वेज नहर को अवरुद्ध किया था, आप लोग को पता ही होगा। जब ये इंसिडेंट घटा था तब क्वेश्चन कराया गया था, तो आपको सब पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये जो है जोसेफ जूथ जी हैं, जो कि हैती के प्रधानमंत्री। बहुत सारे लोग होंगे जो हैती नाम के देश को पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, हैती कहाँ है कहाँ नहीं है और इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो सारे मैं डिस्कशन के समय बताऊंगा। ठीक है, तो बस दिल थाम के बैठे रहिए और थोड़ा सा मेरे पर ट्रस्ट करके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में क्या है, कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गांव के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये पायलट कार्यक्रम क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से राज्य है जो जिन्हें मतलब ये 6 राज्यों को जोड़ा गया है, तो वो 6 राज्य कौन कौन है उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये जो है ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका नाम है जीवीजी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद से जो और रिसेंटली में डेथ हुआ है, जो निधन हुआ है, जो ओबिचुरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल ही में भारत के लोगों को मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है। तो ये मानस ऐप जो लॉन्च किया गया है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये प्रधान वैधानिक सलाहकार के द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैधानिक सलाहकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो क्लास तक, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग लेजिस्लेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ और मैं न्यूजीलैंड से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता भी दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको न्यूजीलैंड के बारे में आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सारी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूजीलैंड है
ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पर्वत या सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो साउथ आल्प्स है, ठीक है। और साउथ आल्प्स जो है माउंटेन रेंज है, ठीक है। माउंटेन रेंज साउथ आल्प्स का सबसे ऊंची चोटी, साउथ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। क्या है? माउंट कुक, ठीक है। आप लोग को यहाँ दिख भी रहा होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। माउंट कुक, ये जो माउंट कुक है वो साउथ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है साउथ आल्प्स। और साउथ आल्प्स सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं माउंट कुक। ये है आपका तस्मन सी है और इधर आपका तस्मानिया आइसलैंड है, ठीक है। आप लोग को सबको पता होगा, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि न्यूजीलैंड का जो मूल निवासी है उसको मायोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोरिस बोलते हैं। और इधर देखिए ये कुक स्टेट है, ये कुक स्टेट है जो कि आपका वेलिंगटन, इधर वेलिंगटन हो गया और इधर आपका साउथ आइसलैंड का पार्ट हो गया, ठीक है। इधर साउथ आइसलैंड का पार्ट हो गया और ये वेलिंगटन, ये दोनों को अलग करता है या जोड़ता है, ठीक है। अब ये चीज और जान लीजिए, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को बोलते हैं पूरब का ब्रिटेन, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि पूरब का ब्रिटेन किस देश को बोलते हैं? तो न्यूजीलैंड को पूरब का ब्रिटेन बोलते हैं। फिर एक प्रश्न और इससे मुझे याद आया कि पूरब का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? तो पूरब का ग्रेट ब्रिटेन जापान को बोलते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सब प्रश्न पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, जो भी प्रश्न आएगा आप बिल्कुल सही कर दोगे, ठीक है। तो देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न है वो देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ और प्रश्न है वो देखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था और ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और ये जो रियो डी जेनेरियो है वो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है। तो ये चीजें भी आपको पता होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ। अगला प्रश्न है कि कॉप 25 कहाँ हुआ था? तो कॉप 25 स्पेन के मैड्रिड में कॉप 25 हुआ था। अब कॉप 26 का कहाँ होगा? तो ये होगा आपका यूके के ग्लासगो में। कहाँ होगा? यूके के ग्लासगो में। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कॉप 26 कहाँ होगा? यूके के ग्लासगो में। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो हुआ था वो चिली में होना था, ठीक है। चिली में होना था, लेकिन वहां अशांति होने के कारण स्पेन में ये ट्रांसफर किया गया और जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था वो स्पेन में 2015 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1979 में आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पेरिस समझौता जो हुआ था वो जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कला दिवस यानी रिसेंटली वर्ल्ड आर्ट डे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। जो आपका रिसेंटली आपका ये जो विश्व कला दिवस है वो कब मनाया गया, ठीक है। तो ये जो है वो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता है एक चीज गुप्त चीज है जो आप लोग को पता नहीं होगा, हमारे टीम में भी, हमारे फैमिली मेंबर में भी कुछ कलाकार हैं जो जो आप खड़े रहोगे ना तो आपकी फोटो वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी श्वेता मैम है वो बना सकती हैं, सौम्या मैम है वो बना सकती हैं। तो कलाकार हैं हमारी टीम में, ठीक है। तो आप लोग को कभी कला सीखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मैम जो है वो कला भी सिखा सकती हैं, आपका फोटो बनाना या किसी को फोटो बनाना वो बता सकती हैं, ठीक है। तो जो भी हो अच्छा चीज़ है, जो ये कला दिवस है वो हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ये प्रश्न इतना बार हुआ है कि आप लोग सबको बिल्कुल रटा गया होगा, ठीक है। तो ये 22 मार्च को
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो ये एक प्रश्न आप बताइए कि जो इस बार जल दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था। तो उसका थीम आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया। तो उत्कल दिवस जो है वो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। और ये जो है ये उत्कल दिवस तब मनाया जाता है, मतलब तब से मनाना स्टार्ट हुआ या फिर इसलिए मनाना स्टार्ट हुआ क्योंकि ओडिशा का फाउंडेशन डे जो है वो 1 अप्रैल को है, ठीक है। इसीलिए उत्कल दिवस जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया गया। तो ये 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया। तो ये 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, ठीक है। आप एक प्रश्न का आंसर और दीजिए कि होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोगों से पूछा जा चुका है, आप लोगों के पास बताया जा चुका है, तो वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूं जो आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ यूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जोसेफ यूथ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो ये हैती के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम जोसेफ यूथ था, जो कि अपने पद से ये इस्तीफा दिए हैं। सबसे पहले ये हैती है कहाँ भाई, मैं यहाँ पे मैप देना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को उसमें बिल्कुल दिमाग से उठ गया और मैं इनका फोटो ही दे दिया, ठीक है। तो हैती जो है वो आपका कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्री समझते हैं आपको, जो लैटिन अमेरिका जो पार्ट है ना, लैटिन अमेरिका जो आपका हो गया जमैका हो गया, उसके बाद फिर डोमिनिक रिपब्लिक हो गया, फिर क्यूबा हो गया, किंगस्टन हो गया, तो वही आपका जमैका के जस्ट बगल में, ठीक है, जमैका के जस्ट राइट साइड में हैती है, ठीक है। हैती है, उसका नाम हैती गणराज्य भी है, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने पद से रिजाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आएगा कि हैती कहाँ है, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जब भी मैं प्रश्न कराता हूँ नियुक्ति का या फिर आपका रिजाइन वगैरह का, तो वहाँ पे ये सब प्रश्न कराया जाता है ताकि आपका एग्जाम में कभी भी आए तो आप गलती ना करो, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ये जो है उनका नाम है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा जी को अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में बनाया गया, ठीक है। हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्लॉड जोसेफ। इनके छोड़ने के बाद, इनके पद से इस्तीफा देने के बाद, जोसेफ जूथ के इस्तीफा देने के बाद क्लॉड जोसेफ जो हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इनका नाम है फाम मिन चिन, ठीक है। फाम मिन चिन जो हैं वो वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्या है वो देखिए कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एन.वी. रमन्ना जी जो हैं वो रामनाथ कोविंद के द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन बने हैं। देखिए ये प्रश्न को मैं कल भी बताया हूं, आज भी ये प्रश्न है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप दें, ठीक है। मैं बता रहा हूं भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है तब जाके ताली का आवाज निकलता है। आप एक हाथ से ताली का आवाज निकालोगे, निकलेगा भाई? नहीं निकलेगा। तो दोनों हाथ को देना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूं, आपका भी लगना चाहिए, तब जाके हम लोग का संबंध जो है वो मतलब एक अच्छा लेवल का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज साइंड एन MOU विथ which company to conduct pilot programs of 100 villages in 6 स्टेट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में, वो राज्य कौन कौन सा है वो पहले जानिए। तो वो राज्य जो है वो आपका यूपी हो गया, उसके बाद से आपका MP हो गया, ठीक है, फिर गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। फिर से बात जान लीजिए कौन कौन हो गया, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिख दूंगा धीरे धीरे से। यूपी, उसके बाद से आपका MP हो गया,
गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया और आंध्र प्रदेश। ये कुल 6 राज्य है जिसे ये योजना के थ्रू इसके अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, तो अब ये जो पायलट कार्यक्रम है इसका स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है? तो पायलट कार्यक्रम के द्वारा क्या होगा, फसलों की कटाई के बाद जो फसल का कटाई होता है उसके बाद प्रबंधन और वितरण, ठीक है, जो फसल का कटाई वगैरह हो गया, अब कहाँ बेचना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज को करने के लिए पूरे प्रॉपर्ली तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न है जो आपको जानना चाहिए। तो प्रश्न क्या है कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये जो है वो हरियाणा के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया। अब अगला प्रश्न है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये यूपी में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई। अब अगला प्रश्न है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का बात था, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला जी जो है वो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो इस प्रश्न से संबंधित थे। ठीक है, वो आप लोग को जानना चाहिए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। ये प्रश्न जो है वो ऑब्ituary से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष के आयु में निधन हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86? तो इनका नाम था जीबीजी कृष्णामूर्ति। जीबीजी कृष्णामूर्ति के हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो थे वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चुनाव आयोग का संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए भी है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी मैं बताया कि सुशील चंद्रा जी को अभी रिसेंटली मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी और देश के सेना में अहम योगदान देने वाले खिलाड़ी जिनका मतलब 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ये प्रश्न को मैं कल ही पढ़ाया था। तो इनका नाम क्या था? बालवीर सिंह जूनियर। ठीक है, बालवीर सिंह जूनियर था इनका नाम था, जो कि 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो थे हॉकी प्लेयर थे और इनका योगदान सेना में भी अहम रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि केसी चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह आरबीआई के उप गवर्नर रह चुके हैं। उनका नाम क्या है? केसी चक्रवर्ती। अब अगला प्रश्न है कि अनिल धारकार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये लेखक एवं पत्रकार थे, इनका नाम अनिल धारकर था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जीबी रामकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका नाम जीबी रामकृष्णन था। ठीक है, तो ये देखिए ये सब जो जितने सारे प्रश्न करा रहा हूं ना, ये सारे प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के प्रधान वैधानिक सलाहकार ने हाल ही में भारत के लोगों को मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? तो ये मानस ऐप जो है वो भारत सरकार के प्रधान वैधानिक सलाहकार के द्वारा भारत के लोगों को मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। क्या नाम है इसका? मानस ऐप। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मसाला जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ मानस का फुल फॉर्म होता क्या है? तो मानस का फुल फॉर्म होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। क्या होता है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एब्रिविएशन क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में संस्कृत सीखने वाला ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? तो ये प्रश्न मैं कराया था, तो ये बांग्लादेश में ये लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया। तो ये प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि सुगम भारत ऐप जो है वो
क्यों स्टार्ट किया गया था, इसका स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था? तो ये जो था सुगम भारत ऐप जो था वो दिव्यांगों को और बुजुर्गों को, ठीक है, किसको किसको, दिव्यांगों और बुजुर्गों को समस्याओं को समाधान करने के लिए ये सुगम भारत ऐप लॉन्च किया गया था। अब अगला प्रश्न है उद्यम सारथी ऐप। तो ये जो है उद्यम सारथी ऐप जो है वो यूपी में स्टार्ट किया गया था और ये जो है वो युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से जुड़ी जानकारी देने हेतु ये आपका उद्यम सारथी ऐप का स्टार्ट किया गया था। अब अगला प्रश्न है कि डिजिटल ओशियन जो आपका ऐप जो या पोर्टल जो मतलब लॉन्च किया गया उसका उद्देश्य क्या था? तो इससे क्या होगा, समुद्री संबंधी जानकारी साझा करने हेतु ये डिजिटल ओशियन पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए काफी खतरनाक प्रश्न है। अभी रिसेंटली आप लोग बहुत बार ये प्रश्न सुने होंगे कि निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? अभी रिसेंटली पता चला होगा आपका स्वेज कैनाल जो है वो काफी बुरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। बहुत सारा जो मतलब ट्रेडिंग वगैरह हुआ था, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब हानि हुआ, व्यापार में हानि हुआ, बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे कंट्री में हानि हुआ, क्योंकि ये जो आपका ये जो बे है इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा जहाज़ का मतलब आवागमन होता है। ठीक है, और इसके इस तरीके से फंसने पर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो एवर गिवन के से जो घाटा जो बसलेगा वो मिस्र बसलेगा। ठीक है, और ये जो था वो देख लीजिए 23 मार्च से 29 मार्च तक स्वेज नहर में ये फंसा रहा। ठीक है, और 700 करोड़ रुपए का घाटा केवल ट्रांजिट फीस से हुआ। ठीक है, 700 करोड़ जो हुआ वो सिर्फ ट्रांजिट फीस से हुआ। ठीक है, और 150 जहाज ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। ठीक है, कार्गो जहाज जो था वो चीन से नीदरलैंड की ओर जा रहा था। ठीक है, तो ये जो था देख लीजिए इसे 700 करोड़ रुपया केवल ट्रांजिट फीस का घाटा हुआ। ठीक है, और 150 जहाज जो इसके कारण इसके आगे पीछे फंसा हुआ था। ठीक है, और ये 23 मार्च से 29 मार्च तक फंसा रहा है। तो ये जो था एवर गिवन आपका शिप था जिससे घाटा कौन बसलेगा, मिस्र बसलेगा। ठीक है, और ये मिस्र जो है वो इसको जब्त कर लिया है। मिस्र को बोल सकते हैं इजिप्ट। ठीक है, तो ये अब देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और काफी बार पूछा जाएगा। तो कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झील है। चलिए दो प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा मीठी पानी का झील कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? एक और प्रश्न बताइए कि विश्व का सबसे ज्यादा जो आपका मतलब साल्टी जो मतलब समुद्र है वो कौन है? ठीक है, तो ये प्रश्न 3 प्रश्न जो हुआ कि एक आपका मैं पूछा कि जो कौन सा समुद्र है जो साल्टी है, उस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। उसके बाद सबसे मीठे पानी का झील और सबसे गहरी झील, तो ये 3 प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि अरल सागर किन 2 देश के बीच है? अरल सागर जो है वो आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि को की ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कौन सा देश स्वेज नहर से अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको पता होगा मिस्र यानी इजिप्ट जो है वो स्वेज नहर से आपका मतलब सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका इजिप्ट के नीचे सूडान हो गया, तो आपको सबको पता होगा। ठीक है ना, वहीं पे आपका नील रिवर है, ब्लू नील, आपका वाइट नील है। अच्छा एक प्रश्न और बताइए आप लोग, मुझे प्रश्न पूछने का काफी ज्यादा जिज्ञासा रहता है क्योंकि माथे में इतने प्रश्न चलते हैं ना, मन ही करता है पूछूं मैं। ठीक है, आप लोग एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि जो ब्लू नील है और व्हाइट नील है वो किस देश के राजधानी में मिलता है? तो उस देश का नाम बताइएगा और उस देश का राजधानी का नाम बताइएगा। ये प्रश्न भी आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है एवरग्रीन मरीन कहाँ की कंपनी है? ये जो है वो जापान की कंपनी है। आप लोग पता है, आप लोग काफी ज्यादा गुस्सा आता होगा आप लोग को कि सर इतना प्रश्न पूछते क्यों हैं। मेरा मन करता है भाई, मैं मेहनत करता हूं, मेरा मन करता है कि आप भी कुछ मेहनत कर लो। ठीक है, अगर जो आप मेहनत करते हो, कोई प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे और आप वो बता देते हो तो आप एग्जाम में वो कभी गलती नहीं करोगे। और मैं वही प्रश्न पूछता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं
उल्टा पुल्टा या आलतू फालतू प्रश्न में नहीं पूछता हूं, वही प्रश्न पूछता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा काफी खूबसूरती तरीके से दिया गया था, ठीक है। प्रश्न क्या था कि हाल ही में मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा रिसेंटली जो है मिशन डाइट रेवोल्यूशन मतलब शुरू किया गया, ठीक है। जो आहार क्रांति का शुभारंभ किया गया वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। और इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए, रिया जी के द्वारा, राजवाल अग्रवाल के द्वारा और शनाया शर्मा जी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। देखिए मैं कुछ और प्रश्न पूछा था, मैं पूछा था आपका सेल के बारे में, तो सेल, और मैं पूछा था महारत्न कितने कंपनी है और नवरत्न कितने कंपनी है। तो महारत्न में कुल 10 कंपनियां आती हैं और नवरत्न में कुल 14 कंपनियां आती है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछा था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दोगे। प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? रिसेंटली हु विल बी गिवन द गांधी पीस प्राइज ऑफ द ईयर 2020? ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में जरूर छपेगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जितना चाहो उतना स्टार लगा लो ये प्रश्न के पीछे, ठीक है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सुल्तान काबूस बिन सईद, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। और भी जो मैं प्रश्न पूछा हूं आप लोगों से, उस प्रश्न का भी कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए कोरोना केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर दिन आपका 2 लाख के आसपास में केसेस आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 हज़ार लोग हर दिन इसके शिकार भी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। तो प्रिकॉशन ही हम लोग का मतलब जो भी है, मतलब आप उससे बच सकते हो। आपका हमेशा बाहर निकलो तो मास्क लगा के ही निकलो, हैंड सैनिटाइज करते रहो और अनावश्यक बाहर नहीं ही निकलो तो फायदा है, ठीक है। क्योंकि इतना केसेस बढ़ रहे हैं तो जान बची तो लाखों उपाय, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। तो वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।